नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या में पुनः आगे बढ़ रहे हैं। आज इसमें हम प्लेग के बारे में जानेंगे। प्लेग और रेबीज। प्लेग जिसे महामारी भी कहा जाता है, इसको महामारी भी कहा जाता है। ये इसका कारक मेन जिसके कारण ये फैलता है अर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, जो ज़्यादातर छोटे स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे खरगोश, चूहा, गिलहरी आदि में पाया जाने वाला ये अर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु, जो पिस्सू जिसे कहते हैं, पिस्सू रहता है वो, उसमें जो जानवरों में पाए जाते हैं, उसके कारण ये फैलता है। इसका मेन लक्षण क्या होता है? इसमें 1 से 8 दिन में लक्षण प्रकट होने लगता है। कमजोरी होती है, सर बदन में दर्द होने लगता है, ठंड लगने लगता है। इस तरह से इसका लक्षण पहचाना जाता है। दूसरा, इसमें प्लेग में लिम्फ नोड्स में सूजन पैदा हो जाता है, जो कमर, गर्दन आदि में दिखाई देता है। इसे बुबोस कहते हैं। जो गांठ दिखाई देती है उसको बुबोस कहते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में, जैसे कांगो, मेडागास्कर, भारत, पेरू आदि देशों में खास करके पाए जाते हैं। इसमें जब पहला जो प्लेग का नमूना मिला है वो कांस्ययुगीन यानी कॉपर एज में देखा जाए तो आज से लगभग 3,500-4 हज़ार साल पहले वहाँ के उस समय के मनुष्यों में जब डीएनए टेस्ट किया गया तो कुछ लक्षण प्लेग के पाए गए थे। तो ये माना जाता है कि यह लगभग 4-4.5 हज़ार वर्ष पहले की बीमारी है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लेग 3 प्रकार का। पहला इसका नाम है ब्यूबनिक, दूसरा सेप्टिकमिक प्लेग और तीसरा निमोनिक प्लेग कहते हैं। निमोनिक प्लेग जो ज़्यादातर फेफड़े को प्रभावित करता है। तो पहला देख लें, ब्यूबनिक प्लेग क्या होता है। ब्यूबनिक प्लेग में बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, गर्दन व बाहों के नीचे लिम्फ में सूजन हो जाता है। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, लोगों के चाहे चित्र में देखे होंगे, बाह के नीचे सूजन रहता है, जिसे बुबोस कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बुबोस कहते हैं। दूसरा है सेप्टिकमिक प्लेग। इसमें क्या होता है, ब्यूबनिक प्लेग से ये खतरनाक माना जाता है। जो सेप्टिकमिक प्लेग है वो ब्यूबनिक प्लेग से खतरनाक माना जाता है। इसमें पेट दर्द होता है, दस्त होता है, उल्टी, सदमा में रोगी चला जाता है, मुंह और नाक या नितंब से खून आने लगता है, शरीर से खून निकलने लगता है। इसमें ऊतकों का काला पड़ जाता है। काला पड़ जाना मेन लक्षण दिखता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। सही समय से सही ढंग से इलाज न हो तो इसमें मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा, निमोनिक प्लेग एक प्लेग का तीसरा प्रकार है। इसे फुफ्फुसी प्लेग भी कहते हैं। निमोनिक प्लेग को एक नाम दिया गया है फुफ्फुसी प्लेग कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फेफड़े पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, जिससे खांसी आना और बिंदुक से फैलता है। जैसे कोई निमोनिक प्लेग से प्रभावित है, उसके पास कोई व्यक्ति है
तो स्वस्थ व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। खांसी के साथ खून में बलगम में खून भी आने लगता है। सीने में दर्द होता है, तेज बुखार, सिर और बदन में दर्द होता है, मतली जैसा जी करता है, उल्टी होने लगती है। ये सब इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। अब निमोनिक प्लेग ये तीसरा था, ये संपन्न हो गया। अब हम रोकथाम व उपचार के बारे में बात करेंगे। जो रोकथाम उपचार में लोगों को सूचना देना, मतलब जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में महामारी फैली है वहाँ के बारे में लोगों को बता देना चाहिए। अभी लगभग कहा जाए 1995-96 में सूरत में प्लेग आया था, तो तमाम उड़ानें, चाहे लोगों को आना जाना वहाँ बंद कर दिया गया था। तो एक सूचना दे दी गई थी कि इस एरिया में, चाहे सूरत में, लोग ना आएँ जिससे प्लेग की बीमारी लग सकती है। ठीक। आग का प्रयोग, इसमें लोग एडवाइस करते थे कि आग जलाना चाहिए ताकि जो पिस्सू हैं वो मर जाएं। ये माना जाता है कि इनका पिस्सू 2 फुट से ऊपर नहीं उड़ते, तो इसलिए आग का प्रयोग करने से ये जल के समाप्त हो जाएंगे। सावधानी, साफ़ सुथरा कपड़ा वगैरह पहनना चाहिए, साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए ताकि प्लेग फैले नहीं। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं भी लेना चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, जैसे डॉक्सीसाइक्लोलिन और जेंटामाइसिन, लिवोफ्लक्सासिन, इसे लिवाक्विन बोला जाता है, सिप्रोफ्लक्सासिन नाम आते हैं। डॉक्सीसाइक्लोलिन और जेंटामाइसिन, लिवोफ्लक्सासिन और सिप्रोफ्लक्सासिन, नाम लिख दे रहा हूँ। डॉक्सीसाइक्लोलिन, जेंटामाइसिन, लिवोफ्लक्सासिन और सिप्रोफ्लक्सासिन, ये एंटीबायोटिक होती हैं। साफ सफाई, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा, जब भी कोई दवा ले तो अपने मन से न लें, ना किसी को एडवाइस करें, आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये चाहे डॉक्सीसाइक्लोलिन हो, चाहे जेंटामाइसिन हो, चाहे लिवोफ्लक्सासिन हो, ये सब एंटीबायोटिक दवाएं हैं। और सिप्रोफ्लक्सासिन भी आता है, ये जनरली बाज़ार में मिल जाती है। साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जानकारी प्रदान करना, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि प्राप्त लोगों को बताना चाहिए, देना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है। ये सब लोगों के अंदर जानकारी होनी चाहिए। चाहे जब शिक्षित व्यक्ति रहता है तो खुद समझ जाता है कि किस जानवर, किस जीव में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो कौन सा रोग फैला सकता है वो। ये छोटे छोटे स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें, जैसे खरगोश, चूहा, गिलहरी वगैरह में पाए जाते हैं। आगे चलिए रेबीज के बारे में जानेंगे। रेबीज एक मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। इसमें जो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी, चाहे अलर्क बीमारी भी कहते हैं उसको, अलर्क, चाहे जल कांटा, इसको हिंदी में बोलते हैं जल कांटा, इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया ये लैसा वायरस के कारण होता है। ये रेविडोविरिडी फैमिली का वायरस होता है। लैसा वायरस ये रेविडोविरिडी फैमिली का रहता है। यह न्यूरोट्रोपिक आरएनए विषाणु है। न्यूरोट्रोपिक आरएनए विषाणु कहते हैं इसको। इसमें लक्षण क्या होता है?
जो भी कोई व्यक्ति रेबीज से प्रभावित है, चाहे लैसा वायरस के कारण प्रभावित है, उसमें 10 से लेकर के 200 चाहे 220 दिन की अवधि में, दिन यहाँ पे लिखना भूल गए, दिन की अवधि में ये प्रभाव दिखाने लगता है, चाहे उसको प्रकट होने लगता है। इसमें पशुओं में भी देखा गया है कि जो पशु रेबीज से प्रभावित है वो अब देखने में भयानक हो जाता है। पहला एक लक्षण होता है कि भयावह दिखता है, मुंह से लार टपकता है, पूंछ उसकी नीचे दबी रहती है। या तो दूसरा लक्षण ये है कि बिल्कुल वह शांत रहता है, कभी कभी बेचैन भी हो जाता है। बाद में उस जानवर को लकवा हो जाता है और पशु लड़खड़ाने लगता है और अंततः मर जाता है। ऐसे जानवरों को मार देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी खतरनाक होते हैं। आदमियों में देखा जाए तो आदमी को बुखार होता है और चूँकि उसके मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है तो इसलिए वह काफ़ी कष्टमय स्थिति में आ जाता है। इसमें जब रोगी को रेबीज की बीमारी लग जाती है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो अंततः उसकी मृत्यु संभव है। ये संचरण जो जिसके कारण फैलता है, जिसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, नेवला आदि के काटने से फैलता है। ये उसके यदि जानवर का लार लग जाए, यदि चाट रहा है उसका लार लग जाए और रेबीज से प्रभावित है तो भी आदमी उसके शिकार में, उसके गिरफ्त में आ जाता है। इसमें देखा गया है कि जितने भी मस्तिष्क के पास घाव करेगा, मान लीजिए हाथ में, चाहे गर्दन में, पीठ पे काटा है, उतना ही जल्दी रेबीज का प्रभाव देखने को मिलता है, उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया की बीमारी लगती है। इसमें इसीलिए जितना मस्तिष्क के पास घाव हो उतना ही जल्दी आप वैक्सीनेशन करा लें तो अच्छा रहेगा। ये देखा गया है कि कई छोटे छोटे द्वीपों में, जैसे छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, उनमें रेबीज नामक बीमारी नहीं पाई जाती है। यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि रेबीज केवल चमगादड़ों में पाया जाता है, चमगादड़ में। तो कुत्ता, बिल्ली आदि में चमगादड़ भी हम लिख सकते हैं, चमगादड़ में भी देखने को मिलता है। उपचार क्या करना चाहिए? घाव को साबुन से धोना चाहिए, साफ पानी लेकर के, और घाव को साबुन से रगड़ रगड़ के धुलना चाहिए। आयोडीन टिंचर व कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। एंटी राबीज सीरम का टीकाकरण कराना चाहिए, उससे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इसके साथ ही टिटनस का भी वैक्सीन उसमें लगवा लेना चाहिए। और जो पालतू जानवर हैं, जो घर पे जानवर लोग रखते हैं, पेट एनिमल्स, तो जो जिससे रेबीज फैलने का डर रहता है, उनको वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जो रेबीज का, जो हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति पानी से डरने लगता है, और एक मिथक है कि लोग कहते हैं कि उसमें कुत्ते का चेहरा दिख रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से डर लगता है उस व्यक्ति को, उस रोगी को पानी से डर लगता है। ये वीडियो में आ नहीं पाया था, जो संचरण का, जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, नेवला आदि, चमगादड़ तो जैसे यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि वहाँ जो चमगादड़ है उसी में सिर्फ पाया जाता है। बाकी जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उनमें रेबीज देखने को नहीं मिला है। ये उपचार आप लोग देख लें, वही बात दोहरा दे रहा हूँ। घाव को साबुन से धोना चाहिए, साफ पानी के साथ धोना चाहिए, रगड़ रगड़ के धुलना चाहिए, 2-3 बार धुलें। आयोडीन टिंचर व कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग करें। एंटी रेबीज सीरम का टीका लगवाएं। जानवरों को टीका लगवाएं, यदि जो पेट एनिमल्स हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली घर में पाल रखे हैं, तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
दूसरा चीज़, लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए इसमें कि कैसे इससे पहले हम बच सकें। तो इस तरह से 2 टॉपिक, प्लेग और रेबीज़ ख़त्म हुआ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, ये वीडियो उनको शेयर करें और कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।